टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑर्थोग्राफी। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला। आज हमारी चैप्टर का क्या नाम है? वर्णमाला। हमें वर्णमाला पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी बताएं कि वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णमाला का क्या मतलब हो सकता है? कोई बताएगा? स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा करिए, वो हर्जा नहीं करेगा। आपको ये ना सोचे पढ़ने से पागल हो जाएंगे, कोई नहीं पागल होता है ना। जितना पढ़ना उतना ही नहीं पढ़ाई हो रहा है। बोलो जल्दी। हाँ, तो एक बार फिर से बोल दो, थोड़ा आवाज, बोल्ड आवाज में, ताकि दुनिया के लोग भी सुने। राजस्थान तक आवाज जाए, केरल तक जाए, लक्षद्वीप तक जाए, अंडमान निकोबार तक जाए, लंदन वाले भी सुने। बोलो। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे, है ना। क्रमबद्ध मतलब क्या है? ये एक शब्द है, इसके स्थान पे हम और भी कुछ शब्द लिख सकते हैं, सुव्यवस्थित, है ना। तो इसको हम वर्णमाला कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ण को हम कहीं लिख दें, क के बाद च, ऐसा नहीं होगा। वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम होगा, उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? वर्णमाला में हमें दिखता है वर्ण, है ना। तो यहां आप अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये क्या दिख रहा है? वर्ण, और प्लस क्या दिख रहा है? माला। तो दो चीजें इसमें हमें दिख रही है। तो वर्ण और माला, वर्णों का एक माला है ना। तो अगर हम फूलों की माला लेते हैं, तो हमें फूल की माला बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले फूल इकट्ठा करेंगे, फिर उसको माला बनाते हैं। तो इसी तरह से जब बहुत सारे हम वर्ण इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा वर्ण इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है शब्दकोश। क्या होगा? शब्दकोश। तो ध्यान रखना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिक्शनरी। तो अगर हिंदी के वर्णों का अगर सारा एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो हिंदी शब्दकोश हो जाएगा। और यहां अगर शब्दकोश की बात करो, कुल कितने वर्ण है भाई? 52, 52। तो आपको एकदम हमेशा याद रखना है, शब्दकोश के अनुसार अगर बताया जाए हिंदी में कितने वर्ण है, तो हमें क्या बोलनी है? 52। शब्दकोश में कितने अक्षर है? 52। तो 52 हो गए। और वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम है। तो दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं क्या? वर्णों का सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आते हैं वर्ण क्या है। तो आपको वर्ण की अगर बात किया जाए, बैठ जाओ, वर्ण की बात किया जाए तो वर्ण वह है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब छठी क्लास में भी ये पढ़े होंगे, बोलो हाँ या नहीं। तो इसको तो हम लोग जान ही रहे हैं, पर सबसे पहले इस क्लास में हम समझते हैं कि वर्ण कैसे होते हैं, लिपियां क्या होती है, कुछ चीजें हम लोग को सटीक तरीके से जानना होगा। सबसे पहले हम एक चीज को लेते हैं जिसका कुछ नाम होगा, है ना। कोई भी इंसान हो सकता है ये, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, बोलो हाँ या ना। कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं? क्या नाम रख दिया जाए इसका? सूरज रख दें? इतना बस सूरज? बहुत खराब लग रहा है भाई। मान लो कोई ये इंसान है, इसका नाम अमुक आदमी है। ये ध्वनि निकालता है ना, बोलो है नहीं? साउंड, कुछ बोलेगा तो ध्वनि निकलेगी। ये जो ध्वनि निकल रही है, अपने भाव को या कुछ बताना हो, विचार देना हो, तो ये निकलेगा। ऐसे भी तो नहीं ना बरबराते रहेगा। तो देखो, कुछ भी बोलेंगे ना तो वो शब्द नहीं होता, ना ही वो ध्वनि हो सकती है। सॉरी, कुछ भी बोलेंगे ना तो वो सार्थक बोलेंगे तभी कुछ चलेगा, बोलो है नहीं। ऐसा कुछ भी बोलेंगे फिर लोग उसको पागल कहेंगे। तो हमेशा कुछ भी नहीं बोलते रहना है। ये इंसान, अगर इसका इंसानी स्थिति सब ठीक है तो ये कुछ बोलेगा, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा ना। और अर्थ लेकर ही चाहेगा कि मेरे बातों का वैल्यू हो, अर्थ रहे। तो कुछ बोलेगा तो ये ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। तो अगर कुछ भाषा की अगर बात करें हम, तो भाषा में सबसे छोटा क्या? ध्वनि से भी छोटा कुछ हो सकता है? हम अगर भाषा का निर्माण करना चाहते हैं, भाषा का सृजन करना चाहते हैं, अपने भावों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है? बोलो हाँ या नहीं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। और ये ध्वनि को ही अक्षर कहा जाता है। ध्वनि को ही अक्षर कहा जाता है। तो क्या वर्ण को अक्षर कहेंगे? आंसर है ना। वर्ण अलग है, अक्षर
अलग है। ध्वनि को अक्षर कहते हैं। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है हम लोग जानेंगे इसको, पर अभी हम लोग ये समझ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि भाषा अगर स्टार्ट होती है, कुछ हमें बोलना है तो हम साउंड निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि। लेकिन इसी ध्वनि को आपको मैंने बताया था चित्र के रूप में हमें प्रस्तुत करना है, कई वर्षों तक इस भाव और विचार को रखना है ताकि अगला पीढ़ी भी आए और उस बात को पढ़े और यही भाव उसको समझ आए जो इस भाव से लिखा जा रहा है। तो उसी भाव को समझे इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ चिन्ह बनाने पड़ते हैं, प्रतीक बनाने पड़ते हैं, संकेत बनाने पड़ते हैं। बोलो है नहीं? तीनों एक ही है, चिन्ह, प्रतीक, संकेत है। ये ना सोचो कि 3 चीज बनाना पड़ता है। तो इस ध्वनि के लिए हम कुछ ना कुछ संकेत, चिन्ह कुछ बनाते हैं और आगे वाली पीढ़ी को बताते हैं कि इसका मतलब यह है, और फिर वो उसी को जोड़ जोड़ के फिर समझ जाता है। बोलो है नहीं? इस ध्वनि का अगर हम लिखित रूप दे दें, कोई संकेत बना दे, चिन्ह बना दे, प्रतीक बना दे, तो हम उसको कहेंगे वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। तो इस ध्वनि का हमने क्या बना दिया? चिन्ह, या बना दिया प्रतीक, या बना दिया संकेत, है ना? बोलो। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है? बोलो है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है मौखिक में। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ आता है, और वो पॉइंट है कि अगर हमें ध्वनि कहना हो, ध्वनि, तो इसी को हम अक्षर भी कह रहे हैं, ठीक है? इसी को अक्षर कहते हैं। देखो कुछ लोग अपना अलग विचार रख सकते हैं कि ध्वनि को अक्षर के साथ क्यों रख रहे हैं, तो इसमें भी कई विवाद हैं, पर उसमें हम नहीं पढ़ते। आधुनिक जो मॉडर्न अभी चल रहा है उस पे जाते हैं, ठीक है? आपको इसको हकीकत मानना है, क्योंकि मैंने कई जगह से इसको मैंने चेक किया है और कई आज के वर्तमान समय के जो अच्छे टीचर हैं उनसे मैंने वेरीफाई भी किया है, ठीक है? तो इसको हम सही मान के चल रहे हैं कि ध्वनि और अक्षर एक साथ आएगी। जब हम अंतर पढ़ेंगे ना वर्ण और अक्षर में, तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। तो ये ध्वनि हो गया, और यहां पे हम क्या लिख लेते हैं? वर्ण लिख लेते हैं, ठीक? यहां पे हमारा क्या है? वर्ण है। तो हम यहां लिख देते हैं भाषा की ध्वनि क्या है भाई? बताओ जल्दी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहे तो भी दिक्कत नहीं है, अब मौखिक कहे तो भी दिक्कत नहीं। मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, छोटी लिखना पड़ेगा, है ना? सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब इस परिभाषा बन गया, इतना ही रखना है हमको। कभी भी पूछा जाए कि ध्वनि क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्ण में हम क्या लिख देंगे? बताओ जल्दी। सबसे छोटी लिखित इकाई। हाँ, तो थोड़ा नोट भी करते चलो। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो जल्दी लिखो। हो गया भाई? और एक और हम लोग अभी क्या समझे थे इसमें? एक और इसमें हम लोगों ने क्या समझा था थोड़ा देर पहले कि वर्ण क्या है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसे भी साथ में लिखते चले, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। हो गया? देखोगे हम लोग अभी वर्णमाला पर, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्णमाला पढ़ रहे हैं, ऑर्थोग्राफी। और इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी एक इंसान जो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलेगा, तो उससे मुंह से ध्वनि निकलेगी। ध्वनि जो निकल रही है वो महज एक कंपन है ना? उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा मौखिक इकाई जो होता है वो क्या है? ध्वनि है। और सबसे छोटा
लिखित इकाई अगर होगा भाषा की तो वो होगा वर्ण। और वर्ण वह है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हम दो तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, यहां देखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, या इसी को अक्षर कहते हैं। कोई दिक्कत अब तक सही है? इसको बहुत बारीकी से समझना है, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, है ना। अब देखो हमने जो ध्वनि का संकेत दिया है ना, अभी हम लोग पढ़ा ना कि ध्वनि जो मुख से निकल रही है उसी ध्वनि का जो चिन्ह होगा, प्रतीक होगा, संकेत होगा, उसको वर्ण कहेंगे। तो क्या इस रूप में यहां कोई शब्द बना सकते कि ध्वनि या अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है? ऐसा भी तो कह सकते हैं। जो ध्वनि है उसका हमने संकेत के रूप में दे दिया तो वही तो वर्ण है। तो हम यहां और क्या लिख सकते हैं, ध्वनि या अक्षर का लिखित रूप, ध्वनि या अक्षर का लिखित रूप। तो ध्वनि या अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। चलिए तो आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि में हमने आपको बताया था कि मुख से निकली ध्वनि को संकेतों या चिन्हों में लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। बोलो है नहीं, तरीका लिपि है, और संकेत और चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं? बोलो है नहीं, लिपि चिन्हों को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। लिपि चिन्हों को वर्ण कहेंगे या कहते हैं। लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? एक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई में सब इंस्पेक्टर होता है एसआई का फुल फॉर्म, इसमें पूछा गया था कि लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, और ऑप्शन दिया गया था वर्ण, अक्षर, वाक, ऐसा। तो आपको क्या चुनना था उसमें, वर्ण। तो लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिपि चिन्हों को वर्ण कहेंगे और लिपि चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि कहलाएगा, है ना। अब देखो ये वर्ण तक तो इतना आ गया, अभी इसमें और है तो और जानेंगे, पर अब एक चीज और जानते हैं। अगर जैसे की बात किया जाए, यहां पे जैसे की बात किया जाए तो हम लिखते हैं क और अ भी लिखते हैं, है ना, बोलो, और हलन दे देते हैं फिलहाल, आ हो गया। तो ये सब वर्ण होते हैं ना वर्ण। तो जैसे में तो हम ये वर्ण लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर हम कोई ये जो लड़का अभी हमने आपको बनाया था, क्या ये लड़का अपनी बात कह दिया? आपको लग रहा है क्या उसकी बात सब कोई समझ गया कि अब तक नहीं समझा गया है? अगर अ बोल देगा, क बोल देगा, तो क्या ध्वनि अगर मुंह से निकाला है, जो भी कुछ निकाला है उसका हमने लिखित रूप दे दिया तो चिन्ह तो बना दिया। तो क्या अ क कहने से उसका भाव समझ में आ जाता है? नहीं। तो इससे आगे जाना पड़ेगा ना। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण एक बहुत छोटा सा है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे, वो लिखित रूप है ध्वनि का। पर अगर हम आपको भाषा तैयार करना है तो हमें थोड़ा और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो इस आगे स्टेप, अगला स्टेप जो होगा वो क्या हो सकता है? अगला स्टेप वो हो सकता है शब्द। क्या हो सकता है? शब्द। बोलो है ना। तो हम जब शब्द पे पहुंचेंगे तब हम शब्द को क्या कह सकते हैं, शब्द किसे कहेंगे, इसके बारे में सोचना है। तो हम कहेंगे शब्द हम कैसे बनाते हैं, सोच के देखो। एगो है, यहां पर लिख दिया मैंने ख आग, खग हो गया ना। एगो घ और र, क्या बना दिया? घर। तो आप क्या देख रहे हो कि वर्णों का अगर हम समूह बना दे रहे हैं, वर्णों को जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? शब्द बन जा रहा है। पर ध्यान देना है, अगर ऐसा लिख दिया जाए, कुछ ऐसा लिख दिया जाए, अभी तो आपने शब्द बनाया ना वर्णों को जोड़ के, लेकिन क्या ये बन रहा है? बताओ, कख ई कोची होता है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्णों को तो जोड़ के बनाएंगे, लेकिन वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। कुछ भी जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, कहीं किसी को लाके लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा।
हाँ, यानी कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। मतलब जो तरीका है जो लगाने की, जो जहां उसको लगाना चाहिए वहीं लगाएंगे तभी होगा। जैसे मान लो हम वाक्य कोई बोल रहे हैं, हाथी उड़ता है, सही बात नहीं है सर। तो झूठ बात है, तो ये वाक्य ही गलत हो गया। हाथी कैसे उड़ सकता है? सही क्या होता है? हाथी चिंघारता है। तो जब अभी हम वाक्य पढ़ेंगे, शब्द के बाद आगे वाक्य जाएंगे तो वहां पे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पर शब्द में हम क्या लिखना चाहेंगे? वर्णों का सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह। बोलो हाँ या नहीं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्णों का हमने जो समूह बना दिया, अब इसको भाषा से रिलेट करते हैं। तो ये भाषा का क्या हो सकता है? वर्णों का सार्थक समूह एक तो बन गया घर, पर ये भाषा का क्या हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यह भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई है? इससे छोटा सार्थक इकाई कुछ नहीं होता, क्योंकि सार्थक इकाई की बात करें, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं आ रहा था। अ का अपने आप में कोई अर्थ है? ख का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो सार्थक थोड़ी है, ये तो चिन्ह है, संकेत है। पर इन्हीं को जोड़ के हमने कुछ बनाया, घर बनाया, तो एक हमें शब्द प्राप्त हुआ। तो अगर कोई इंसान घर भी बोल दे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई है। समझ आए? देखो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यहां क्या आ रहा है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो हम इसमें शब्द लिखेंगे, यह भाषा, जो शब्द होते हैं, यह भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई है ना। शब्द क्या है भाई? तो भाषा का सबसे छोटी सार्थक इकाई। और ये देखो सबसे छोटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा का लघुत्तम सार्थक इकाई। सबसे छोटी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? लघुत्तम मतलब ये भी शब्द प्रयोग होता है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? तो हमें क्या बोलना है? शब्द है। इससे छोटा नहीं हो सकता। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द होगी। बोलो हाँ है ना। यहां अगर जैसे में कहा जाए तो हम ये वर्ण ले रख देंगे। यहां अगर जैसे में कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर जैसे में कहा जाए तो खूब बढ़िया, ज बोलो, ये होगा क्या? शब्द नहीं होगा सर। तो ये गलत है। पर सही अगर हम करना चाहें इसी को मिलाकर तो क्या बना सकते हैं? इसमें अगर ऐसा ही अगर इसमें बड़ी लगा दे तो जीजा जी बन सकता है। और इसका कुछ ना कुछ हम लोग अर्थ जानते हैं। बोलो है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, ये सबसे छोटी लिखित इकाई है। उसके बाद ये क्या है? सबसे छोटी सार्थक इकाई। बोलो है ना। तो जब इतना समझ में आता है तो थोड़ा नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा का अगला रूप जो आएगा शब्द के बाद वाक्य। तो हम लोग इस बात को समझ गए। इसके अगला क्रम क्या है? शब्द के अगला, अभी किसी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि शब्द का प्रकार। देखो शब्द तो अभी बहुत दूर है। कैसे? क्योंकि अगर हम व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण की, तो व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो सुविधा की दृष्टि से इसको 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। तो जब 4 वर्गों में बांटते हैं तो पहला होता है वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, शब्द कि हम शब्द पर विचार करेंगे भाई। शब्द विचार करने का मतलब पूरा उसको पढ़ना है। उसके बाद होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। और उसके बाद होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। विराम चिन्ह वाला सुना ना, विराम चिन्ह वगैरह लगाते हैं, तो ये चिन्ह विचार है। इसका अलग छंद विचार भी लोग रखते थे, पर अभी वर्तमान समय उसको हटा दिया गया है। अब 4 माना जा रहा है, उसको साहित्य की कुछ हिस्सा माना जा रहा है। तो व्याकरण को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि को देखकर हमने क्या कर दिया है? इसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। तो सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीट पढ़ेंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना। उसमें बहुत सारा बालाघात, है ना, घोष अघोष बहुत होते हैं। तो 2 4 5 क्लास इस पे चलेगा अभी। उसके बाद हम लोग फिर क्या स्टार्ट करेंगे? शब्द विचार। तो शब्द विचार में कंप्लीट बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखो व्याकरण इतना थोड़ा सा नहीं है, बहुत है।
अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो तो थोड़ा अपने हिसाब से कमेंट भी किया करिए, इससे मास्टर को मोटिवेशन आता है है ना। आगे देखो, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार, है ना। तो शब्द का भाषा का अगला क्रम जो होगा अब होगा वाक्य। वाक्य पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब बताओ, हमारे पास तो शब्द है बहुत सारा, घर हो गया, नल हो गया, पानी हो गया, ऐसा बहुत सारा शब्द है। आदमी हो गया, औरत हो गया, पुरुष हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब शब्द है ना। और वर्णों का एक सार्थक क्रम है, तभी ये बना है, अपने अपने अर्थ रखा है। अब केवल इतना कह देने से नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम चाहते हैं कि हाथी कुछ कर रही है, सॉरी हाथी कुछ कर रहा है, हाथी अगर कुछ कर रहा है, अगर उसको हमको बताना हो तो क्या बोलेंगे। जैसे हाथी दौड़ रहा है, केवल हाथी कहने से तो सारा भाव प्रकट नहीं हो जाएगा। हाथी दौड़ रहा है कि हाथी बैठा है कि हाथी चिंघार रहा है, ये तो कहना पड़ेगा ना। तो अगर हम पूरा बात बोलना चाहेंगे तो शब्दों को भी एक क्रम में हमें जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो अगर ऐसा हम कहें कि खाना सुंदर है, औरत बढ़िया है, तो गलत हो गया। तो सही क्रम इसका क्या होना चाहिए, खाना बढ़िया है, औरत सुंदर है, तो ऐसा होना चाहिए। हाथी उड़ता है, ये तो गलत हो गया। क्या कहना पड़ेगा, हाथी चिंघारता है। तो हम ऐसे कहें, एक लाइन बनाए कि हाथी उड़ता है और चिड़िया चिंघारती है, तो फिर पूरा अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो ये अर्थ हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ वर्णों का सार्थक क्रम, सार्थक समूह लाया था ना। अब यहाँ पे हम क्या लग सकते हैं, शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक समूह, है ना। शब्दों का सार्थक समूह है, समूह। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कह देंगे। अच्छा, अगर वाक्य की बात करो तो यहां देखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है ना। अगर हम शब्द जोड़ जोड़ के अगर वाक्य बना दें तो क्या इसके अलावा भी हमें भाषा, कुछ भाव को विचार व्यक्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा क्या। शब्दों को जोड़ जोड़ के, कि घोड़ा हिनहिनाता है ना, हाथी चिंघारता है, ये सारा शब्द बोल पा रहे हैं। कुछ भी अगर बोलना, महात्मा गांधी महान थे, तो ये शब्दों का जोड़ के बना रहे हैं कि नहीं। तो क्या इसके अलावा भी अब हम वाक्य के बाद हमें कुछ जरूरत पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि शब्दों को अगर जोड़ देंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। और आपको एग्जाम में क्या बताया था कि छोटा छोटा वाक्य बना के लिखना है, मतलब वाक्य ही पूर्ण अर्थ देते हैं, कंप्लीट वाक्य क्या देंगे, पूर्ण अर्थ देंगे कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अगर यहां पे वाक्य बनाना है तो अगर लिखते हैं हाथी उड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। बोलो हाँ है ना, ये गलत हो जाएगा। और इसका सही क्या होगा, सही क्या होगा, तो हाथी चिंघारता है, चिंघारता है, तो ये हो जाएगा सही। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है हाथी चिंघारता। बोलो कोई दिक्कत। इसमें अगर एग्जाम्पल पूछा जाए वर्ण में तो हम क्या लिख सकते हैं, अ लिख सकते हैं, आ लिख सकते हैं, क हलंत लिख सकते हैं। अभी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ख हलंत लिख देंगे, लिख दिए। इसमें आ जाओ, इसमें तो आपको पता ही है, ज ये गलत हो गया, जीजा जी इससे बना देंगे। अगर देखो और रमेश बनाना, रमेश बोलो, ये सही है कि नहीं, ये एकदम सही शब्द है। घर की बात करो तो घर भी एक सही शब्द है ना। अगर इसमें आएंगे तो इसको अगर अलग तरीके से करना है ना, तो और भी हम कह सकते हैं कि मुंह से उच्चरित ध्वनि को अक्षर कहते हैं, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। देखो यहाँ मुख से उच्चरित ध्वनि को क्या बोलेंगे, अक्षर बोल देंगे। इसमें ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, मुख से उच्चरित जो ध्वनि होगा उसको हम क्या कह देंगे, अक्षर कह देंगे। ठीक, तो इतनी जो टॉपिक है आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, थोड़ा जरूरत है इसकी, है ना।
कि वर्ण के बारे में इतना बात होना चाहिए। आप तो पहले से ही जान रहे हो ना, देखो वो बात लिखा गया है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ये लिखा हुआ है, तो इतना आप जान रहे थे पहले से, इसको ध्यान रखना है। अगर इसी के कंटेक्स्ट में अगर यहां बात करें तो हम यह लिख सकते हैं जिसका कभी नाश न हो सके या ना हो सके, जिसका कभी नाश ना हो, इतना से भी हो जाएगा। जिसका कभी नाश ना हो उसको अक्षर कहते हैं। जिसका कभी नाश ना हो उसको क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। जिसका कभी नाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। तो इतना सारी बातें आपको इतना तो ध्यान रखना है कम से कम, और इसको बहुत हाई लेवल नहीं मानना है, छोटी सी बात है। अगर हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला तो इतना तो हमें जानकारी होना ही होना चाहिए। यहां से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या बनाया जा सकता है? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? तो ध्यान से सुनना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, और ऑप्शन दे दे, शब्द, ध्वनि, है ना। ऐसा अगर बहुत सारे ऑप्शन दिया जाए तो आपको उसमें मौखिक अगर इकाई पूछा है और सबसे छोटी, तो हमें क्या बोल देना है? ध्वनि। और अक्षर है तो उसको भी चुनना है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो हमें वर्ण चुनना है। और यहां देखो, ये सारे लाइन में एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लिपि चिन्हों को क्या कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसको क्या कहेंगे? बोलो, है नहीं। अक्षर का लिखित रूप क्या होगा? ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह क्या है? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? कंप्लीट पूछा जा सकता है। और अगर सोचो 4 अगर वाक्य दिए जाए और कहा जाए कौन सही लग रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जिसमें दिया जाए हाथी उड़ता है, चिड़िया चहचहाती है ना, घोड़ा चिंघारता है। ऐसे अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो हमें उसमें कौन सा चुनना होगा? चिड़िया चहचहाती। समझे? माने अर्थ होना चाहिए कंप्लीट जो होता है। तो इतनी सारी बातें हमें फर्स्ट टॉपिक में ध्यान रखना है कि अक्षर, ध्वनि, शब्द, वर्ण और वाक्य। एक चीज और लेते हैं, एक पद आपने सुना होगा, पद सुना? पद। तो पद का मतलब होता है वैसे शब्द जो अपने साथ कारक लेके आए, वैसे शब्द जो अपने साथ कारक लेके आए उनको हम पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल, का हाथ खत्म, गंगा जल। ऐसा अगर कोई शब्द बन रहा है तो हम इसको पद नाम दे देते हैं, है ना। ऐसा कोई वैसा शब्द देखो, वैसा शब्द जो अपने साथ वैसा शब्द जो अपने साथ क्या लेकर आए? कारक लेकर आए, तो उसको हम क्या कह देंगे? पद कह देंगे। जैसे अगर हमको लिखना होगा तो गंगा जल। क्यों भाई? ये क्योंकि गंगा का जल का मतलब होता है गंगा का जल। गंगा जल मतलब गंगा का जल। तो इतनी सारी बातें आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर किसी का कुछ छोटा भी है तो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जानेंगे अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। सर, पद किसके बाद आता है? वाक्य के बाद।